हिंदी में टॉपिक का नाम है समास। कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो, पक्के आपने क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है, देखो अब एक बात, देखो सबसे पहली बात, यदि कोई आपसे पूछ ले जो समास शब्द है, सबसे पहली बात आपने लिखनी है कि जो समास शब्द है, जो समास शब्द है ये सम प्लस आस, सम प्लस आस से मिलकर बना है। ठीक है, और इस सम प्लस आस का मतलब होता है पास बिठाना। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने लिखवाई है यहाँ पे, समास जो शब्द है वो सम प्लस आस से मिलकर बना है और इसका मीनिंग होता है पास बिठाना। यानी इसमें शब्दों को पास बिठाया जाता है, यानी उनका क्या किया जाता है, संक्षेप किया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि समास जो शब्द है वो ध्यान रखना है सम प्लस आस, इन दोनों से मिलकर बना है और इनका अर्थ होता है पास बिठाना। यानी ध्यान रखना है समास में दो या दो से अधिक शब्दों को क्या किया जाता है, पास में बिठाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसका अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या लिख रखी है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाने को क्या नाम दिया गया है, समास नाम दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस प्रकार एक नए शब्द की क्या होती है, रचना होती है और उसी को नाम दिया जाता है समास। तो आपसे पूछ ले जो समास है वो वर्णों से मिलकर बनता है या शब्दों से, तो राइट आंसर होगा हमारा शब्दों से। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, समास जो है इसमें सम प्लस आस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पास बिठाना, यानी इसमें शब्दों को पास बिठाया जाता है, ध्यान रखना है। और इसका मीनिंग होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना या उसको क्या करना, संक्षेप करना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो यहीं पर समझनी है आपने, आपसे पूछ लेता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखी है, ये चीज और समझियो आप। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने, एग्जाम्पल है रसोई के लिए घर। ठीक है, अब इसका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है, रसोई घर। अब देखो एक सिंपल सी बात, अगर मैं रसोई घर को विस्तार पूर्वक लिखता हूं तो ध्यान रखना मैंने बना दिया इसका क्या, रसोई के लिए घर, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है समास की दृष्टि से विग्रह। तो ये क्या है, यहां पे विग्रह है। जबकि अगर मैं इनको इकट्ठा करके लिख दूं, रसोई के लिए घर मैंने बना दिया शब्द यहां पर रसोई घर, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समस्त पद। तो यदि आपसे पूछ ले समास की दृष्टि से समस्त पद क्या है, तो सिंपल सी बात है, समस्त पद का मतलब है जो विग्रह है ना, अगर आपने उसको क्या कर दिया, इकट्ठा करके लिख दिया, उसको संक्षिप्त रूप दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, समस्त पद। यदि आपसे पूछ ले रसोई घर समस्त पद है या विग्रह है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये समस्त पद है। लेकिन रसोई के लिए घर, ये यहाँ पे क्या है, विग्रह है। जैसे मैंने लिख दिया रात दिन। ठीक है, तो रात दिन का मतलब क्या है, रात और दिन, तो ये क्या होगा, इसका विग्रह होगा। जैसे मैंने लिख दिया गंगा जल, तो गंगा का जल। मैंने लिख दिया स्नान घर, स्नान के लिए घर। ठीक है, प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति, तो ध्यान रखना ये सारे इस साइड वाले जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे विग्रह हैं, और इस साइड वाले ये क्या कहलाओगे, समस्त पद। तो आपने समास में दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो विग्रह और एक समस्त पद। ठीक है, आ गया तक समझ में। तो मैंने लिखवाया है यहाँ पे कि रसोई के लिए घर, ये क्या है, यहाँ पे विग्रह है, जबकि रसोई घर ये क्या है, यहाँ पे समस्त पद है। ठीक है,
क्योंकि देखो जैसे ही आप समास पढ़ना स्टार्ट करोगे, समास के 6 भेद होते हैं, उसमें आपने देखने को मिलेगा जैसे कोई भी समास लिख देगा, उसमें ये बोल देगा आपको कि इसमें दोनों पद प्रधान है, या इसमें पूर्व पद प्रधान है, या उत्तर पद प्रधान है। ये चीजें आपने देखने को मिलेंगी। अब एक चीज और समझिए एक बार, आ गया यहां तक समझ में? इसके बाद अगला पॉइंट देखो यहां पे, अगला पॉइंट है, यदि आपसे पूछ ले कि समास का विलोम क्या होता है, ये डीएसएसबी में पूछा गया था, तो समास का विलोम जो है ना, क्या भाई एक एसी बंद करियो एक बार, एक एसी बंद कर दो यहां। समास का जो विलोम है, यदि आपसे पूछ ले तो राइट आंसर होगा हमारा व्यास। ये डीएसएसबी में आपसे पूछा गया था, आपसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि समास का विलोम बताओ, तो समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, आपसे पूछ ले समास का विलोम बताओ, तो समास का विलोम होता है व्यास। इसके बाद देखो यहां पे एक चीज और समझियो, जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया आप पे, गंगा जल, ये मैंने शब्द लिख रखा है यहां पे, गंगा जल। अब देखो समास में दो चीजें और आपने ध्यान रखनी है, देखो एक यहां पे है गंगा और एक यहां पे है जल। अब देखो जो ये पहले वाला जो पार्ट है ना, इसको नाम दिया जाता है पूर्व पद, और ये जो पीछे वाला जो है ना, इसको नाम दिया जाएगा उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है बाद का, और पूर्व का मतलब होता है पहले का। तो अगर आपसे पूछ ले गंगा जल, आपसे पूछ ले गंगा जल, तो राइट आंसर होगा हमारा तो पूर्व पद, और एक ध्यान रखना है आपने उत्तर पद। जैसे मैं लिख दूं यहां पे रेलगाड़ी, तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो रेल है वो क्या है, पूर्व पद है, और जो बाद वाला हिस्सा है वो क्या कहलाओगा, उत्तर पद। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो स्नान घर, स्नान क्या है यहाँ पे, पूर्व पद, और घर क्या है, उत्तर पद। अब देखो आगे, अगला पॉइंट है समास के, यदि आपसे पूछ ले भेद कितने हैं, तो समास के टोटल जो भेद है ना, वो ध्यान रखना है कितने हैं, 6 हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि भाई पहला समास कौन सा है, तो अविभाव समास है, और मैंने बताया है समास के जो टोटल भेद माने गए हैं वो 6 माने गए हैं। अब देखो अविभाव समास में आपको एक शब्द दिखाई देगा अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो जो अव्यय होगा ना, उस पर लिंग वचन काल कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, यदि आपके सामने कोई शब्द लिख रखा है और आप उसका लिंग चेंज करना चाहते हो, आप उसका वचन चेंज करना चाहते हो, तो लिंग वचन उसका चेंज नहीं होगा, तो वो क्या कहलाओगा, अव्यय कहलाओगा। तो देखो अविभाव समास में आपको एक शब्द दिखाई देगा अव्यय, तो इसमें क्या बताया गया है कि अविभाव समास में जो पूर्व पद होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये क्या होगा, अव्यय होगा, और जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद भी आपको क्या मिलेगा, अव्यय मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि आप उस शब्द का लिंग वचन चेंज करके देखते हो तो उसका लिंग वचन चेंज नहीं होगा। जैसे देखो आपके सामने लिख रखा है यहाँ पे आमरण, आपसे पूछ ले कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या होगा, अविभाव। ना तो आमरणो होगा ना आमरणी होगा, तो ये कैसा शब्द है यहाँ पे, तो ये क्या है, अव्यय है। जैसे भरपेट, ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष, ये सारी चीजें शामिल होंगी किसमें, अविभाव समास में। तो मैंने लिखवाया है कि अविभाव समास में जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, और जब समस्त पद बनता है वो भी अपने आप में क्या होगा, अव्यय होगा। इसी कारण इसका नाम दिया गया है क्या, अविभाव समास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी शब्द में या कहीं पर भी आपको
पुनरावर्ती शब्द मिले, यानी इसका मतलब क्या है, इसकी एक पहचान और है कि जो पुनरावर्ती जो शब्द है ना, यानी अगर आपने किसी शब्द को एक से अधिक बार क्या कर रखा है, रिपीट कर रखा है, तो वो भी शामिल होगा किसमें, राइट आंसर होगा अविभाव समास में। जैसे देखो इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, दिनों दिन। अब देखो दिन के बाद दिन, रातों रात, तो ध्यान रखना है रात ही रात। गली गली, कई बच्चे देखो इसके बीच में डैश दिखाई देगा ना, तो वो सीधा रट्टा लगा लेंगे दो है, लेकिन ध्यान रखना ये दो नहीं है, ये एक शब्द की क्या कर रखी है, पुनरावृत्ति कर रखी है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे गली गली, हाथों हाथ, ये शामिल होंगे किसमें, तो राइट आंसर क्या होगा, अविभाव समास में। और ध्यान रखना है यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति मिलेगी आपको, संज्ञा शब्द की। संज्ञा शब्द की यहाँ पर आपको क्या मिलती है, पुनरावृत्ति मिलती है, उसकी आपको रिपीटिशन मिलेगी। और दूसरा सर्वनाम की पुनरावृत्ति, जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, ये भी शामिल होंगे किसमें, तो राइट आंसर होगा हमारा अविभाव समास में। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया जो अविभाव समास है, आपसे पूछ ले इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद। फिर आपसे पूछ ले कि समस्त पद क्या होता है, तो समस्त जो पद होगा ना वो क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय का मतलब क्या है कि भाई उस पर लिंग वचन कारक काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर मैंने लिखवा रहा है यहाँ पे, यदि किसी शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और वो शब्द क्या हो, संज्ञा हो, या वो क्या हो, सर्वनाम हो, तो सिंपल सी बात है वो भी काउंट होगा किसमें, अविभाव समास में। जैसे आपके सामने लिख देगा दिनों दिन, रातों रात, गली गली, हाथों हाथ, ये सारे एनसीईआरटी से उठा रखे मैंने, ये 9th 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक होती है व्याकरण की, वहीं से उठा रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें शामिल होगा कौन सा समास है, अविभाव समास। तो देखो यहां से दो पहचान देखने को मिली है। सबसे पहली बात कि समस्त पद क्या हो, अव्यय हो, या एक शब्द की, संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की क्या कर रखी हो, पुनरावृत्ति कर रखी हो, तो वो भी काउंट होगा किसमें, अविभाव समास में। गली गली, हाथों हाथ, ठीक है, रातों रात, दिनों दिन। आगे देखो एक बार, इसके बाद आपको कुछ उपसर्ग वाले शब्द मिलते हैं। देखो आपने दो कंसेप्ट पढ़ रखे होंगे हिंदी में, एक उपसर्ग और एक क्या, प्रत्यय। उपसर्ग जो होंगे ना वो हमेशा क्या जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय आपको क्या मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे। तो उपसर्ग जो है ना, कुछ उपसर्ग अगर आपको दिखाई दे, जैसे प्रति, अनु, से, नी, यथा, ए और आ, वे और भर, अगर ये क्या है, उपसर्ग है, तो उसमें भी कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। जैसे देखो पेपर में सबसे ज्यादा आपसे पूछता है, पेपर में आपसे बहुत बार पूछा गया है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं यथाशक्ति। अब देखो यथाशक्ति, सिंपल सी बात है, यथा यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, तो यथाशक्ति, यथामति, ठीक है, आपने ध्यान रखना है यथाशक्ति, ठीक है, यथामति। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रत्येक, प्रति उपसर्ग है, इसके बाद प्रति व्यक्ति, अनुरूप, कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे, अनु, बेशरम, बे क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है, तो इस तरह से सकुशल, स क्या है, उपसर्ग है, नीडर, नी क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है, यथाशक्ति, यथार्थ, आजन्म, असत्य, निर्जीव, ये सारी चीजें शामिल होंगी कौन से समास में, तो राइट आंसर होगा अविभाव समास में। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, उपसर्ग वाले शब्द, इसमें कुछ अपवाद हैं जो कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। दो शब्द यहां पे याद रखियो, दो तीन शब्द हैं, प्रतिध्वनि, ठीक है, ध्यान रखना है, ये यहां पे उपसर्ग, देखो यहां पे प्रतिध्वनि, यदि आपसे पूछ ले तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिबिंब, ठीक है। अब एक बात और देखो एक बार, जैसे एक शब्द लिख रखा है सुविचार, क्या लिख रखा है, सुविचार,
अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको, क्योंकि ये दोनों में काउंट होगा। सु का मतलब है यहाँ पे, सु का मतलब क्या है? अच्छा, विचार। तो यहाँ पे सु क्या है? यहाँ पे तो ध्यान रखना है, यहाँ पे उपसर्ग है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये शामिल होगा अविभाव में, और एक सु का मतलब यहाँ पे देखो, सु का मतलब होता है अच्छा और विचार, तो यहाँ पे किसमें भी शामिल होगा? कर्मधारय में भी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा हमारा? अविभाव। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरी आपने याद रखनी है। यहाँ पे यदि आपसे पूछ ले कि भाई ये उपसर्ग दे रखे हो, सीधा याद रखियो, ये उपसर्ग दे रखे हैं और आपसे पूछे समास कौन सा है, तो राइट आंसर होगा हमारा अविभाव क्या होगा? समास होगा। दोबारा देखो एक बार हमने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहली बात मैंने लिखवाई है, समास शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम का और आस का मतलब यहाँ पर क्या है? पास बिठाना। इसका मतलब क्या है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त या संक्षेप शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? समास नाम दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्रकार एक नए स्वतंत्र शब्द की क्या होगी? रचना होगी। फिर मैंने लिखवाया है समास की दृष्टि से आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा आपको समासपद और एक क्या मिलेगा आपको? विग्रह। विग्रह का मतलब क्या है? अगर कोई शब्द हमने लिख रखा है, अगर आप उसको विस्तार पूर्वक लिखते हो, जैसे देखो मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर रसोई घर, ठीक है, और मैंने उसको लिख दिया रसोई के लिए घर, तो ये क्या है? इसका विग्रह है। जैसे मैंने लिख दिया रात दिन, अगर मैं इसको लिख दूं रात और दिन, तो सिंपल सी बात ये क्या है? यहाँ पर विग्रह है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रेलगाड़ी, क्या होगा विग्रह इसका? बताओ। रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये पेपर में पूछा गया था। रेल का मतलब होता है पटरी, ये बात लिख लियो। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगर आपसे पूछ ले रेलगाड़ी, लिख लियो यहां पे रेल पर, ये डीएसएसबी में आया था एक बार, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब होता है यहाँ पे पटरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया है रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये क्या है? इसका विग्रह है। फिर मैंने बताया इसमें आपको दो पद देखने को मिलेंगे, एक पूर्व पद, जैसे गंगा जल में आपसे पूछ ले तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी, गंगा यहाँ पे क्या है? पूर्व पद, और जल यहाँ पे क्या है? उत्तर पद। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद का, और पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले का, ठीक है। अब देखो आगे, फिर मैंने लिखवाया समास का विलोम, तो समास का विपरीत अर्थ क्या है? व्यास है भाई, क्या है? व्यास है। आगे देखो, अब समास के कुल कितने भेद? 6 भेद। सबसे पहला अविभाव समास, और इसमें मैंने आपको लिखवाया है कि इसमें सबसे पहले पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा, और सीधा याद रखियो समस्त पद क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। इसके बाद मैंने लिखवा है यदि एक संज्ञा शब्द, यदि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या की गई है? पुनरावृत्ति की गई है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे दिनों दिन, रातों रात, गली गली, हाथों हाथ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, तो ये भी सारे शामिल होंगे किसमें? अविभाव समास में। फिर मैंने लिखवा तीसरा पॉइंट, यदि भाई कुछ उपसर्ग वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे यथा, नी, से, अनु, प्रति, आ, बे, भर, ये, तो ध्यान रखना ये सीधे शामिल होंगे किसमें? राइट आंसर क्या होगा हमारा? अविभाव समास में। अब देखो ये कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं इन, और देखियो एक बार।
आजन्म, तो राइट आंसर क्या होगा? जन्म तक या जन्म भर। ठीक है, ये इसका क्या है यहाँ पे? विग्रह। किसमें शामिल होगा ये? अविभाव समास में। बेकाम, बिना काम का। ठीक है, इसके बाद भरपेट, पेट भरकर। यथाशक्ति मैंने लिखवाया था, पेपर में बहुत पूछा गया है, शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण तक। अगला देखो, प्रत्येक, एक एक। यथामति, पेपर में पूछा गया है, मति के अनुसार। अनुरूप, रूप के योग्य। देखो अनु यहां पर क्या किया गया है? उपसर्ग यूज किया गया। अगला है बेखटके, खटके के बिना। इसके बाद प्रत्यक्ष, यानी आंखों के सामने। पहले पहल, सबसे पहले। साफ साफ, बिल्कुल साफ। एक ही शब्द की क्या कर रखी है? पुनरावृत्ति कर रखी है। सह चक्कर, चक्कर के साथ, यानी सह क्या है यहाँ पे? उपसर्ग है। आ समुद्र, समुद्र तक। प्रतिकूल, कूल के विरुद्ध। गांव गांव, एक गांव से दूसरे गांव। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो ध्यान रखना, ये सारे शामिल हैं किसमें? अविभाव समास। आ गया इतना समझ में यहां तक? अब देखो अगला भाई, अब समझियो ध्यान से एक बार। अगला जो समास है उसका नाम क्या है? द्विगु समास। एक बार पेपर में आपसे पूछा गया द्विगु का अर्थ क्या होता है? दो गायों का समाहार। अगर आपसे पूछ ले इसका अर्थ क्या होता है? दो गायों का समाहार, उसको बोलते हैं द्विगु। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है भाई। जिस समस्त पद में पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, और उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। या मैं इसको और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में लिख दूं, पहला जो पद मिलेगा आपको वो संख्यावाची विशेषण मिलेगा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे संज्ञा मिलेगी। सिंपल शब्दों में याद रखियो। तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और ये समूह का भाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। समूह का भाव ये क्या करता है? उत्पन्न करता है। पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा, बाद में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इसके बाद में मिलेगी आपको संज्ञा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जिस समस्त पद में पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो, और उत्तर पद क्या हो? यहाँ पे प्रधान हो। तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा समास कहलाओगा? द्विगु समास कहलाओगा। इसका दो गायों का समाहार या दो गायों का समूह। अब देखो भाई, यहां पे देखियो एक बार, ये एग्जांपल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। पहला है अठन्नी, बहुत बार पेपर में आया है, 8 आनों का समाहार। दूसरा नवरत्न, नवरत्न का तेल भी यूज करते हैं, तो नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। देखो ये आ गया यहाँ पे द्विगु, 2 गायों का समाहार या समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। दशानन, 10 आनन का समूह। और मैं बोल दूं 10 है आनन जिसके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बहुव्रीहि। ठीक है, ये बात ध्यान रखियो। समाहार का बोध करवाओगा तो सिंपल सी बात है, आंसर देना है हमने किसमें? द्विगु में। ठीक है, लेकिन 10 है आनंद जिसके, तो राइट आंसर होगा हमारा रावण। तो इसमें कौन सा शामिल होगा? बहुव्रीहि। आगे देखो, जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह। क्या है? 4 मासों का समूह। ठीक है, पंजाब, 5 आबों का समूह। आब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पानी। अगला है चौवन्नी, 4 आनों का समूह। पंसेरी, देखो पहले जो था ना, किलो की जगह शेर बोलते थे पहले। ठीक है, तो 5 शेरों का समाहार। अगला है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिनेत्र,
तीन नेत्रों का समूह। अब देखो पहली बात, देखो पहला पद देखियो यहाँ पे, सप्त, पंच, त्रि, ठीक है, ये त्रिफला, ये सारे क्या है, संख्यावाची हैं। और बाद में क्या दे रखी है यहाँ पे, संज्ञा दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, ये किसमें शामिल होंगे, सारे किसमें शामिल होंगे, द्विगु समास। क्लियर यहां तक। अब एक चीज इंपॉर्टेंट समझियो आप यहाँ पे, जो आपसे पूछ लेता है, यदि आपके सामने गिनती दे रखी है, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है लगातार। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, देखो जीरो आ रही है, 40 50 60 70 100, कितने तक चले जाओ आप, ये सारे शामिल होंगे किसमें, द्विगु में। देखो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले 1 2 3 4 5 9 10, 10 के बाद सीधा कितना 20, 20 से 30 40 50, इस तरह चलता चले। तो ध्यान रखना है, इसमें शामिल होगा कौन सा, द्विगु। लेकिन इनके बीच के रह गए। अब देखो एक बार, 10 और 20 के बीच में 11 12 13 14 15, ठीक है, 57 68, बीच की संख्या में कौन सा समास होगा, राइट आंसर होगा द्वंद्व होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 15, तो 10 और 5, ठीक है, और शब्द यूज कर दिया है, और यहाँ पे योजक यूज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, बीच वाले जो जितने भी होंगे ना, तो राइट आंसर होगा ये किस में शामिल होंगे, द्वंद्व समास में शामिल होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे अठन्नी, 8 आनों का क्या है, समूह है। दूसरा नवरत्न, देखो पहला शब्द नौ, नौ का मतलब क्या होता है, 9, और रत्न का मतलब है यहाँ पे ये क्या है, संज्ञा है। तो सिंपल सी बात है, किसमें शामिल होगा, द्विगु में। तो मैंने क्या चीज बताई है, पहली विशेषता, पहला जो पद होगा वो संख्यावाची क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है, देखो एक चीज समझिए, यहाँ पे लिखूं मैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। एक मिनट रुकियो भाई एक बार। एक होता है यहाँ पर परविशेषण, तीनों में क्या डिफरेंस है, बताओ क्या है। हाँ, वेरी गुड। देखो एक बार, जैसे मैं यहां पे लिखूं राम बहुत होशियार है, ना भाई सुंदर जरूरी नहीं है, सुंदरता से ज्यादा अहमियत है इंटेलिजेंस की। राम बहुत होशियार है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो एक बार, राम की क्या विशेषता बता रखी है, वो इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है यहाँ पे, विशेषण। किसकी विशेषता बताई गई है, राम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी, विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, होशियार में भी क्या विशेषता है, बहुत क्या है, होशियार है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या कहलाओगा यहाँ पे, पर विशेषण कहलाओगा। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि भाई समस्त पद जो है वो समूह का बोध कराता है। दूसरी बात मैंने बताई है कि द्विगु का मतलब क्या होता है, दो गायों का समाहार। ठीक है, कई बार नाम पूछ लेगा, और ये समूह का बोध करवाता है। पहला जो पद है वो संख्यावाची क्या होगा, विशेषण होगा, और जो बाद वाला पद है वो क्या मिलेगा आपको, संज्ञा। और मैंने बताया है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक की गिनती, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 100 तक, ठीक है, 100 के बाद आगे बढ़ते जाओ आप अनंत तक। याद रखना ये सारी शामिल होंगी किसमें,
द्विगु समास में, लेकिन बीच वाला जो पार्ट है वो शामिल होगा किसमें? तो राइट आंसर होगा द्वंद्व। आगे देखो भाई, ठीक है। आगे देखो, अगला है यहाँ पे द्वंद्व समास या द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहली बात देखो, जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। देखो पहले द्वंद्व युद्ध हुआ करते भाई। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? बराबर वाले के साथ युद्ध। तो उसी से ये निकला है यहाँ पे। तो द्वंद्व जो समास है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आपसे पूछ ले वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास है। दूसरी बात यहीं पर आपने ध्यान रखना है कि भाई जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और समुच्चय बोध शब्दों का लोप हो, ठीक है। यानी समुच्चय बोध का मतलब क्या है? जो जोड़ने वाले जो शब्द है ना, वो क्या होगा? उनका लोप होगा। और ध्यान रखना है, जोड़ने वाले और शब्द को क्या किया जाएगा? यहाँ पे लिया जाएगा, जैसे देवासुर, ठीक है। तो देव या असुर। इसके बाद सत्या सत्य, सत्य या असत्य। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। दो चार, देखो यहाँ पे केवल दो लिखवा था मैंने, लेकिन अगर वो लिख दे दो चार, तो दो चार आदि। 89, ठीक है। तो ध्यान रखना है 9 और 80, ठीक है। ये यहां से काट दिए, गलत लिख रखे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे। अब एक चीज समझिए एक बार, देखो ये चीज समझिए, द्वंद्व समास की क्या पहचान है? एक तो आपको लिंग बदलो, ठीक है। जैसे आपने लिखा मिलेगा दिन रात, ठीक है, राजा रानी। तो लिंग बदल का आपने देखना, अगर लिंग चेंज होगा, सिंपल सी बात है, तो भी कौन सा समास? द्वंद्व। विलोम, भाई विलोम शब्द दे रखा हो, ठीक है। और ध्यान रखना है गिनती, जो अभी मैंने बताया था, उसकी पहचान बताई थी। तो समास कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास होगा। जैसे क्या लिख रखा देखो, ऊपर नीचे, राजा रंक, तन मन धन, दिन रात, लोटा डोरी, धनी मानी, पैसा देला, ठीक है, सुख दुख, राम कृष्ण, एकादश, एक और 10। अब एक चीज समझिए यहां पर, थोड़ा ये समझने का है, विग्रह के आधार पर जो द्वंद्व समास है ना, उसके 3 भेद होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। ध्यान से समझिए एक बार, क्या नाम है? इतरेतर द्वंद्व। इसमें और तथा एवं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे दूध रोटी, दूध और रोटी, जला बुना, माता पिता, आकाश पाताल, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब एक चीज समझियो यहाँ पे, एक है विकल्प द्वंद्व। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको सदैव क्या मिलेगा? विलोम शब्द मिलेगा, ठीक है। और सदैव विलोम में ध्यान रखना है या और अथवा का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे भला बुरा, शीतोषण, यश अपयश, लाभ अलाभ, ठीक है। इसके बाद कर्तव्य कर्तव्य, थोड़ा बहुत, राग द्वेष, उल्टा सुल्टा, जीवन मरण, धर्माधर्म। एक चीज समझो एक बार यहाँ पे, कई बार जैसे मैं आपके सामने लिख दूं यहाँ पे धर्माधर्म, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और एक और मैं लिख दूं समझाने के लिए यहाँ पे सत्या असत्य। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है। अगर ये आपके सामने लिख दे ये शब्द और आपसे पूछ ले ये कौन सा समास है, और ऑप्शन में दे दे अविभाव या द्वंद्व, तो कौन सा शामिल होगा? द्वंद्व। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे, जैसे वहां पे लिख रखा था दिनों दिन, यहाँ पे लिख रखा है धर्माधर्म। इसका मतलब क्या है समझिए यहाँ पे, देखो धर्माधर्म का मतलब यहाँ पे है धर्म
और ये यहाँ पे इसका उल्टा है, ए धर्म। ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बन रहा है, धर्माधर्म। तो धर्म और अधर्म ये इसका क्या है, उल्टा है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर सत्य असत्य, तो इसका विग्रह क्या होगा, सत्य, और ध्यान रखना है यहाँ पे असत्य। अब देखियो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सा समास मिलेगा आपको, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर समास मिलेगा आपको कौन सा, द्वंद्व। सिंपल शब्दों में याद रखियो, जहां पर विलोम शब्द दे रखा हो, लिंग चेंज कर रखा हो और गिनती हो, और गिनती में मैंने क्या बताया है, जो बीच के होंगे, जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, सिंपल सी बात है, बीच वाले जितने भी हो वो सारे शामिल होंगे किसमें, द्वंद्व समास। ठीक है, और याद रखना है यहाँ पे शब्द को देखकर आपने डायरेक्ट ये नहीं वो करना है कि ये इसका क्या दे रखा है, पुनरावृत्ति। जैसे देखो लाभ लाभ, तो लाभ और अलाभ है, ये क्या है, ये लाभ और अलाभ है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सिंपल शब्दों में याद रखियो, जहां पर विलोम दे रखा हो, जहां पर लिंग चेंज कर रखा हो, और जहां पर क्या हो, गिनती हो, और गिनती का रूल मैंने बता दिया है, तो वहां पर कौन सा समास मिलेगा आपको, सीधा याद रखियो वहां पे द्वंद्व समास। एक चीज और समझिए, एक होता है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब क्या होता है, समूह। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वस्तुओं आदि के एक समूह को व्यक्त करने के लिए दो प्रतिनिधि शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कपड़ा लत्ता, इसके बाद साग पात, चाय वाय, वाय जो है ना यहाँ पे निरर्थक शब्द है किस्म से। ठीक है, जैसे बाल बच्चे, बहू बेटिया, इसमें भी कौन सा समास होगा, सीधा याद रखियो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आपसे इतना ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखियो या तो वो क्या कर दे, लिंग चेंज कर रखा हो, या क्या कर रखा हो वहां पे मैंने बताया है, वहां पर और चीज क्या मिलेगी आपको, विलोम शब्द मिलेगा, और गिनती का रूल मैंने बताया, तो डायरेक्ट आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास। आगे देखो, अब है कर्मधारय। ध्यान से समझिए, कर्मधारय की क्या खास बात है, देखो इसमें एक तो आपको मिलेगी संज्ञा। ठीक है, क्या मिलेगी आपको, संज्ञा, और एक आपको मिलेगा विशेषण, और विशेषण आपको मिल सकता है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक, यानी संख्यावाचक विशेषण आपने यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। सीधा याद रखियो, जहां पर क्या हो, विशेषण हो, और विशेषण के साथ में क्या हो, संज्ञा हो, वहां पर क्या था, संख्यावाची विशेषण था। किसमें था, द्विगु में। अगर संख्यावाची विशेषण दे रखा है और प्लस संज्ञा दे रखी है, तो वो कौन सा होगा वहां पे, द्विगु। लेकिन अगर संख्यावाची विशेषण नहीं है और विशेषण प्लस क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, तो राइट आंसर होगा हमारा कर्मधारय। यानी हम बोल सकते हैं असंख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, असंख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा यदि दे रखा है, तो सिंपल सी बात है वो शामिल होगा किसमें, कर्मधारय। अब एक चीज समझिए, जैसे देखो